Welcome to Vision JRF. My name is Mohammed Sadiq. This is the last part of this series यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है ये लास्ट पार्ट है, पार्ट 7। यानी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपके दिसंबर 2024 के एग्जाम के शिफ्ट में आए हुए थे उनको हमने जो है कंप्लीट किया है। तो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इसके अंदर कितने नए कंसेप्ट, नए टर्म, नई टर्मिनोलॉजी को जो है यूज किया गया है। तो जरूर आपका फोकस उन्हीं चीजों पर रहे जिन चीजों को आपने नहीं पढ़ा है या जो चीजें आपके लिए न्यू है। ठीक है, तो जरूर आप इस सीरीज को फॉलो करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 52। अरेंज द स्टेप ऑफ टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी। क्या है? टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी इन द करेक्ट ऑर्डर। अब मैंने आपको बताया है कि टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखिए ये किस तरीके से जो है ये स्ट्रेटेजी काम करती है। पहले क्या होता है कि टीचर जो होता है स्टूडेंट की एक टीम बनाता है, ठीक है। और ये टीम जो है एक तरीके से 10 मेंबर पर मुश्तमिल हो सकती है, 20 मेंबर पर मुश्तमिल हो सकती है, यानी टीम के अंदर कई स्टूडेंट हो सकते हैं। तो टीचर क्या करेगा, इन टीम को कोई भी एक क्वेश्चन पोज करेगा और सारे टीम के अंदर जितने भी बच्चे होंगे उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उन्हीं टीम में से क्या होते हैं कि सबके पेयर्स बना दिए जाते हैं, यानी जोड़े बना दिए जाते हैं, ठीक है। फिर पेयर्स में जो है बच्चे उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। सोलो का मतलब होता है इंडिविजुअल, फिर बच्चों को अलग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद टीचर जो है अगर चाहेगा तो इंडिविजुअल बच्चों से जो है उस क्वेश्चन का आंसर जो है जान सकता है। तो ये टीम पेयर सोलो जो है ये भी आपकी एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है, जहां पर पहले बच्चे टीम वाइज जो है कोलैबोरेट करके, कोऑपरेट करके सीखते हैं, फिर पेयर्स में सीखते हैं, फिर सबको इंडिविजुअल किया जाता है और इंडिविजुअली उनसे टीचर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अब आपको पता होगा क्या होगा यहाँ पे, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। देखिए, सॉरी, इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, कोलैबोरेट एज अ लार्ज टीम ऑन अ प्रॉब्लम। पहले बच्चे जो है एक लार्ज टीम के तौर पर प्रॉब्लम पे क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। पहले एक टीम बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वर्क ऑन अ सिमिलर प्रॉब्लम इन पेयर्स। फिर वो बच्चे जो है क्या करते हैं कि उन प्रॉब्लम्स पे जो है पेयर्स में जो है क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक। सॉरी सॉरी, इसका ऑप्शन होगा 1। पहले जो है एक टॉपिक का सिलेक्शन होगा, ठीक है। टॉपिक का सिलेक्शन होने के बाद जो है बच्चे एक लार्ज प्रॉब्लम पर जो है काम करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो काम पेयर्स में करते हैं और वो टास्क को जो है इंडिविजुअली कंप्लीट करते हैं, यानी टीचर जो है उन बच्चों से इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग भी जरूर टीम पेयर सोलो स्ट्रेटेजी के बारे में आप अच्छे से पढ़ें, मैंने आगे पढ़ाया हुआ है इस चीज को, और क्वेश्चन को देखकर आप चीजों को अप्लाई करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 53। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी ये किसके जरिए दी गई थी, अल्बर्ट बंदूरा के जरिए जो है दी गई थी, ठीक है। अल्बर्ट बंदूरा की ये थ्योरी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है ये क्या कहती है, इसको हम मॉडलिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये थ्योरी कहती है कि बच्चा जो है चीजों को ऑब्जर्व करके सीखता है, इन्वायरमेंट के अंदर चीजों को ऑब्जर्व करके देख कर जो है बच्चा सीखता है। तो इसके कुछ स्टेप हैं, उसी स्टेप को यहाँ पे पूछा गया है, सीक्वेंस में तो नहीं पूछा गया है, वैसे आपसे पूछा गया है कि उसके कितने स्टेप है। देखिए मैंने आपको याद कराया था अर्पम, ठीक है, ये मैंने आपको सीक्वेंस में याद करवाया था। ए से है आपका अटेंशन, आर से है आपका रिटेंशन, और इसी तरीके से पी से आपका है प्रोडक्शन, और यम से है आपका मोटिवेशन। तो ये है आपका सीक्वेंस में अर्पम, अटेंशन, रिटेंशन और प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। बट यहाँ पे सिर्फ आपको पूछ लिया गया है कि इसके एलिमेंट क्या है, सीक्वेंस में नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए में है रिटेंशन, बी में है अटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। देखिए, अटेंशन में क्या होता है, वी मस्ट फर्स्ट पे टू अटेंशन टू द मॉडल। जैसे अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो या देखना चाहते हो या किसी भी चीज को आप ऑब्जर्व करते हो, सबसे पहले आप अटेंशन दोगे, ठीक है। यानी आप उस चीज को जो है एक तरीके से गौर से जो है उस चीज को आप देखोगे। फिर उसके बाद होता है आपका रिटेंशन, वी मस्ट बी एबल टू रिमेम्बर द ऑब्जर्व बिहेवियर। तो जिन चीजों को हमने अटेंशन दिया है, ठीक है, फिर उस चीज को हम क्या करते हैं, यानी उस चीज को हम रिटेन करते हैं, यानी उस अटेंशन वाले बिहेवियर को हम क्या करते हैं, याद रखते हैं, याद करते हैं। फिर उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन,
वी मस्ट बी एबल टू रिप्लीकेट द बिहेवियर द डिमोस्ट्रेटेड। तो अटेंशन में जो कुछ भी हमने अटेंशन दिया, रिटेंशन में उस अटेंशन वाली चीजों को हम याद करते हैं, ठीक है। याद करने के बाद फिर उस चीज को या उस बिहेवियर को हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी डिमोस्ट्रेट करते हैं, खुद से करते हैं, दिखाते हैं। फिर फोर आपका होता है मोटिवेशन। वी मस्ट बी मोटिवेटेड टू डिमोस्ट्रेट व्हाट वी हैव लर्न। तो हमारा जो फोर लेवल है वो है मोटिवेशन। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जिस चीजों को हमने डिमोस्ट्रेट किया है, जिन चीजों को हमने किया है, तो यहाँ पर उस चीज को हम क्या करते हैं, देखकर मोटिवेट होते हैं कि हमने क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है। तो उसकी वजह से हमारे अंदर एक मोटिवेशन जो है पैदा होती है। तो यस यल का मतलब होता है, इसको सोशल लर्निंग थ्योरी या मॉडलिंग प्रोसेस के नाम से भी हम जानते हैं, और इसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन आपको मालूम है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, ठीक है। यानी अगर किसी चीज के बारे में हम सोचते हैं तो उसके ऊपर जो हाईएस्ट लेवल की हमारी सोच होती है उसको हम बोलते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। तो ये होता है हमारा मेटाकॉग्निशन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सारा ऑप्शन जो है वो पॉजिटिव में, ए बी सी एंड डी, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। देखिए, मेटा कॉग्निशन प्रैक्टिस हेल्प लर्नर टू प्लान, मॉनिटर एंड इवेल्युएट देयर ओन प्रोसेस। तो मेटा कॉग्निशन प्रैक्टिस जो है वो लर्नर की हेल्प करती है प्लान करने में, मॉनिटर करने में, और अपना खुद का प्रोग्रेस, अपना खुद का डेवलपमेंट को इवेल्युएट करने में। मेटा कॉग्निशन हाईएस्ट लेवल का जो है आपका क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, जहां पर आप खुद से प्लान कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, और खुद से अपनी लर्निंग को जो है आप इवेल्युएट कर सकते हो। बी में है आपका मेटा कॉग्निटिव प्रैक्टिस मेक अ यूनिक कंट्रीब्यूशन टू लर्निंग ओवर एंड अबव द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो मेटा कॉग्निटिव प्रैक्टिस जो है वो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन बनाता है पूरे लर्निंग पर, और उसकी वजह से स्टूडेंट की कॉग्निटिव एबिलिटी यानी उसकी जो दिमागी सलाहियत होती है, जो काबिलियत होती है, उस पर भी क्या होता है, असर पड़ता है। तो ये बात भी सही है। मेटा कॉग्निटिव प्रैक्टिस हेल्प टू इंप्रूव एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ लर्नर। तो मेटा कॉग्निटिव प्रैक्टिस की वजह से जो है लर्नर की एकेडमिक अचीवमेंट भी जो है क्या होती है, बेहतर होती है। और इसी तरीके से मेटा कॉग्निटिव स्किल हेल्प स्टूडेंट टू ट्रांसफर व्हाट दे हैव लर्न फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू द नेक्स्ट। तो मेटा कॉग्निटिव स्किल आप बोल सकते हो, या कोई भी इंडिविजुअल स्किल आप बोल सकते हो, कि अगर आपने सीखा है तो उसको जो है आपको ये मदद मिलती है कि आप किस तरीके से उस चीज को आगे के लेवल पर आप अप्लाई कर सकते हो, या उस चीज को कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सारे ऑप्शन पढ़ने से ही लग रहे हैं कि ये सारे आपके पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे है कुछ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी और उनकी मीनिंग यहाँ पे दी गई है। देखिए, राउंड रोबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग, ये क्या होता है, बेसिकली एक टेबल होता है और इस टेबल के किनारे जो है स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं, ठीक है। और टीचर क्या करता है, इनको एक टॉपिक दे देता है, और इस टॉपिक पर बारी बारी सारे बच्चे जो है अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं। ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा, सारे बच्चे जो है बारी बारी जो है राउंड रोबिन या राउंड टेबल भी इसको बोलते हैं, कि टेबल के किनारे जो है बैठे हुए होते हैं चारों तरफ, और बारी बारी उस टॉपिक पर लोग क्या करते हैं, अपनी ऑब्जर्वेशन देते रहते हैं। तो डिस्कशन अ टॉपिक इंटर्न विद इन अ स्मॉल ग्रुप, यानी एक स्मॉल ग्रुप के अंदर किसी टॉपिक पर बारी बारी, टर्न मीन्स बारी बारी जो है डिस्कशन करना। तो ये चीज जो है यहाँ पे सही है। बाकी नंबर हेड्स टुगेदर जो है पार्ट नंबर 5 या पार्ट नंबर 4 की वीडियोस अगर आप देखो तो इसकी थ्योरी को भी हमने पढ़ाया, और वहां पर हमने आपको समझाया है कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट को एक रोल दिया जाता है। रोल का मतलब ये होता है कि यानी टीचर जो है हर स्टूडेंट को एक यूनिक नंबर देता है, ठीक है, और एक टॉपिक देता है, और फिर बच्चे जो है आपस में हेड टुगेदर यानी सारे सर आपस में मिलाकर, यानी सारे बच्चे जो है आपस में मिलाकर उस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। फिर टीचर किसी भी एक इंडिविजुअल बच्चों का नंबर बोलेगा और उनसे जो है उस क्वेश्चन का आंसर जानेगा। फिशबॉल में आपको मालूम है कि दो ग्रुप होता है, एक ग्रुप जो है आपका डिस्कशन करता है, दूसरा ग्रुप जो है उनकी डिस्कशन को क्या करता है, सुनता है, ठीक है, यानी उनके डिस्कशन को जो है नोट करता है। तो फिशबॉल स्ट्रेटेजी में ये कहा जाता है कि स्टूडेंट की लिसनिंग स्किल को जो है यहाँ पर प्रमोट किया जाता है। ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग टू अ कोर ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, यानी ये जो ग्रुप यहाँ पे अंदर क्या करेगा, डिस्कशन करेगा, इसी को हम कोर ग्रुप बोलेंगे, और ये जो बाहर वाला ग्रुप होता है वो इन्हीं की बातों को क्या करता है, इनको ऑब्जर्व करता है, इनकी चीजों को सुनता है। पेयर टीचिंग्स का मतलब क्या होता है कि यानी टीचरों की एक जमात है, एक ग्रुप है, जो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर दूसरे बच्चों को या स्टूडेंट को क्या करते हैं, टीच करते हैं।
नहीं, पेयर्स टीचिंग यहाँ पे टीचर नहीं, यानी बल्कि बच्चे स्टूडेंट के मतलब जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट टीचिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक टू अदर्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो है किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर दूसरे स्टूडेंट को क्या करते हैं, टीच करते हैं। स्टूडेंट का एक ग्रुप होता है पेयर्स टीचिंग, ठीक है। और जहां पर टीचरों का ग्रुप होता है उसको हम टीम टीचिंग बोलते हैं, और पेयर्स टीचिंग जो होता है यहाँ पर स्टूडेंट का ग्रुप होता है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर इसका होगा जी। क्वेश्चन नंबर है 56, एन इंक्लूसिव क्लासरूम फॉलोज द यूडीएल, द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएल। देखिए, एक होता है इंक्लूसिव क्लासरूम, एक होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जहां पर सारे बच्चों को इक्वल ट्रीट नहीं किया जाता। इंक्लूसिव क्लासरूम जिसका मतलब होता है शमूलियत, यानी यहाँ पर इस क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे, सबको एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाता है, सबको एक जैसा ट्रीट दिया जाता है, सबको एक जैसी जो है टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है फॉलो कराई जाती है। तो यूडीएल का मतलब होता है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। तो आपको मालूम है कि यानी जो कुछ भी लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, सबके लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, एक जैसी जो है लर्निंग यहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है 57, अरेंज द फॉलोइंग इन लर्निंग प्रोग्रेशन। ठीक है, तो लर्निंग प्रोग्रेशन को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके ऑप्शन जो है विजिबल नहीं है, बट एनडीए ने जो दिया है हमें उस चीज को फॉलो करना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिकॉल ऑफ फैक्ट एंड रिकॉल ऑफ फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन को सबसे पहले आप क्या करोगे, रिकॉल करोगे, अपने माइंड में उसको वापस लाओगे। ठीक, फिर कोई भी आइडियाज या कंसेप्ट अगर आपके पास होगा तो उसको आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, फिर उसको नई सिचुएशन पे क्या करोगे, उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करोगे। कंक्लूजन निकालने के बाद जो है आप एक नया वर्क जो है प्रोड्यूस करोगे, यानी उसको एक नई थ्योरी के फॉर्म में जो है लाओगे। क्वेश्चन नंबर है 58, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान क्रोनोलॉजिकली। अगर आपको कोई भी लेसन प्लान करना है तो उसके क्या कंपोनेंट होंगे, उसको आपको क्या करना है, सीक्वेंस ऑर्डर में लगाकर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। सबसे पहले आपको क्या करना है, लर्निंग आउटकम को डिजाइन करना है। जैसे अगर मैं लेसन प्लान कर रहा हूं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले एक लर्निंग आउटकम को डिजाइन करूंगा। लर्निंग आउटकम का मतलब क्या होगा कि यानी मैं अपने सिलेबस को, अपनी पीपीटी को इस एतबार से डिजाइन करूंगा कि इससे क्या आउटकम निकलने वाला है, इससे हमें क्या नताइज मिलने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, पहले डिजाइन करेंगे, फिर उसके बाद जो है कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद जो है पेडागोजी, पेडागोजी का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इवेल्युएशन करेंगे, और लास्ट में जो है हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस मेथड को जो है डिजाइन करेंगे। ये क्वेश्चन भी जो है काफी अच्छे से, बहुत विजिबल फ्रेम नहीं किया गया, बट एनटीए ने इसका करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शन 2। तो हमें क्या करना है, इसी को फॉलो करना है। ठीक है, नहीं नहीं, लास्ट में हमारा होगा इवेल्युएशन, और उससे पहले हमें होगा डायग्नोस्टिक मेथड। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 59, ये आपका पुराना पीवाईक्यूज जो है लिया गया है, जो कि दिसंबर के अंदर पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पर्टेनिंग टू द टीचिंग। तो आपको मालूम है कि टीचिंग एंड लर्निंग इंटीग्रली रिलेटेड होते हैं, यानी ये कभी भी जुदा नहीं हो सकते। अगर आपकी टीचिंग होगी तो लर्निंग होगी। ठीक है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग के दरमियान डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है नो डिफरेंस, इस वजह से यह गलत है, क्योंकि ट्रेनिंग जो होती है वो एक स्पेसिफिक स्किल की होती है, और टीचिंग जो होता है वो ओवरऑल स्किल की होती है। ठीक है, सारी गुड टीचिंग फॉर्मल इन नेचर होती है, ये भी आपका गलत है। टीचर इज अ सीनियर पर्सन। ठीक, यहाँ पे कहा गया कि टीचर इज अ सीनियर पर्सन, तो ये भी यहाँ पे क्या है, गलत है। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वेयर लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट या इंडिविजुअल एक्ट। तो ये बात आपकी सही है, क्योंकि टीचिंग जो है इसके अंदर सोशल चीजें आपको सिखाई जाती है। सोशल का मतलब क्या होता है कि टीचिंग के अलावा बहुत सारी चीजें जो है टीचर आपको सिखाता है। सिलेबस के अलावा बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताएगा, बहुत सारी टीचिंग स्ट्रेटेजी को यूज करेगा, बहुत सारी लर्निंग स्ट्रेटेजी को यूज करेगा टीचर आपको टीच करने के लिए। लर्निंग इंडिविजुअल होती है, क्योंकि जितने भी लर्नर होते हैं वो इंडिविजुअली क्या करते हैं, अपने हिसाब से चीजों को रिकॉल करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 60, वन मस्ट बिकम टीचर विद इंट्रिंसिक मोटिवेशन, व्हाट इज नॉट द इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू बिकम अ टीचर। कह रहे हैं कि टीचर को इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ होना चाहिए, लेकिन एक टीचर होने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या नहीं है, यानी इन फॉलोइंग ऑप्शन में आपको बताना है कि अगर आपको एक टीचर बनना है तो उसमें से क्या एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं है।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी जो आपके अंदर से जज्बात उभर रहे हैं, जो आपके अंदर से फीलिंग उभर रही है, यही आपका होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हैंडसम सैलरी, देखिए हैंडसम सैलरी जो है ये आपका क्या है, एक एक्सट्रिंसिक यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मोटिवेशन। जैसे अगर मैं एक टीचर बना हूं या बन रहा हूं, मैं बनना चाहता हूं, तो अगर मुझे किसी ने सैलरी की लालच देगी, अगर आप यहाँ पर टीच करोगे तो आपको 1 लाख पर annum दिया जाएगा या पर मंथ आपको दिया जाएगा, तो मैं लालच के मारे जो है वहां पर चला जाऊंगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारा हैंडसम सैलरी या रिवार्ड या सैलरी। इस तरीके की लालच में जो हम पढ़ के इधर से उधर जो जॉब करने के लिए चले जाते हैं, तो ये हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं, बल्कि हम पैसा देखकर देखकर रिवार्ड देखकर जो है वहां पर जा रहे हैं टीच करने के लिए। तो ये है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन के नाम से जानेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन बी, 1 एंड डी, ये सब आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। ये था टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज का जो है लास्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने 60 अराउंड क्वेश्चन जो है डिस्कस किए हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे नए कंसेप्ट, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। और इसके बाद जो आपकी सीरीज चलने वाली है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के ताल्लुक से होने वाली है, वो सीरीज चलाएंगे और कुछ यूनिट के क्वेश्चन जो है वो आपको अहम प्लेटफॉर्म पे जो है कराए जाएंगे। तो अगर आपने जो है यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर आप उसको जो है ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां पर इस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ जो है शेयर कर दी जाएगी। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है पर्सनली इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि इसकी पीडीएफ जो है हमें शेयर कर दी जाए, तो आज इसकी पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।